everyone, welcome back to Story Time with Akshita. This is Akshita Dangi and I hope you all are doing well and good. आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, विटी, सरकास्टिक और इमोशनल पोम जिसका नाम है सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। और ऑनेस्टली गाइस, ये पोम अराउंड 400 साल पुरानी होने के बाद भी आज के टाइम में रिलेटेबल लगती है, क्योंकि ये पोम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करती है जिससे आज भी लोग स्ट्रगल करते हैं, जो कि है ऑनेस्टी, लव, ट्रस्ट, लॉयल्टी, फेथनेस। आज भी लोग बोलते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता, लॉयल लोग मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, लोग बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और एग्जैक्टली इसी फीलिंग को जॉन डन ने इस पोम में एक्सप्लोर किया है, बट वो बहुत ज़्यादा क्लेवर और ड्रामेटिक वे में बात करते हैं। सो इस पोम में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि सरकाज़म, विट, हिडन मीनिंग, इमोशनल बिटरनेस, इम्पॉसिबल टास्क देखने को मिलेंगे कई सारे। तो जॉन डन डायरेक्टली ये नहीं बोलते हैं कि फेथफुल वुमेन एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर फेथफुल वुमेन का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंस्टेड वो पहले दुनिया की हमें इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में बताते हैं और फिर कहते हैं कि एक लॉयल और फेथफुल वुमेन को फाइंड करना उन सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल है। सो अब हम बात करते हैं जॉन डन के बारे में। जॉन डन का बर्थ हुआ था 1572 लंदन में और वो इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं। अब मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? मेटाफिजिकल पोइट्री में हैवी कंसीट्स का इस्तेमाल होता है, डीप थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, अनयूजुअल कंपैरिजंस, फिलोसॉफी, विट, आयरनी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि दो लवर्स का कंपास के दो पैरों से कंपेयर करना एक मेटाफिजिकल पोइट्री का एग्जाम्पल है। अब सिंपली इमोशनल पोइट्री की जगह ये पोम्स रीडर को सोचने पर मजबूर कर देती है और जॉन डन इसी स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उनकी पोइट्री में हमें फ्रीक्वेंटली ऐसी थीम्स देखने को मिलती हैं जैसे कि लव, बिट्रायल, रिलीजन, डेथ, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी। जॉन डन की सबसे यूनिक बात यह है कि वो इमोशंस को लॉजिक के साथ मिक्स करते थे, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल करते थे, यानी थॉट्स, इंटेलेक्ट और इमोशंस को साथ में रखकर किसी पोइट्री को लिखना। कभी रोमांटिक लगते हैं वो हमें, तो कभी फिलोसॉफिकल लगते हैं। अब इस पोम में हमें जॉन डन का सरकास्टिक और साइनिकल साइड देखने को मिलेगा। सो सॉन्ग्स गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये पोम अर्ली 17th सेंचुरी में लिखी गई थी और 1633 में इस पोम को पब्लिश कर दिया गया था। सो अब बात करते हैं पोइट्री के इस बारे में। तो यहाँ पे पोइट का जो ट्रस्ट है वो लव और लॉयल्टी से बिल्कुल उठ चुका है और अपनी बात को डायरेक्टली बोलने की जगह वो इम्पॉसिबल टास्क का यूज़ करते हैं हमें दिखाने के लिए। तो अब देखते हैं हम पोइट्री की समरी। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट। पोम की स्टार्टिंग ही बहुत ड्रामेटिक हुई है, देन डायरेक्टली इम्पॉसिबल टास्क देना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक एक टास्क हम डीपली समझते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, फॉलिंग स्टार यानी कि शूटिंग स्टार। क्या कोई उसे कैच कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि वो 1 सेकेंड में गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। सिम्बॉलिकली ये किसी अनरीचेबल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बट पोइट यहाँ पे कहते हैं कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और उस फॉलिंग स्टार को कैच करो। सेकेंड, गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट। ये लाइन थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल एजेस में लोग बिलीव करते थे कि मैंड्रिक रूट एक मैजिकल होती है और ह्यूमन बॉडी जैसी दिखती है। उसके बारे में स्ट्रेंज सुपरस्टिशंस भी थे। देन बोलते हैं कि जाकर मैंड्रिक रूट को प्रेग्नेंट करो। ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक रूट कभी चाइल्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। अगेन ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। फिर वो बोलते हैं कि टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, यानी मुझे बताओ कि पास्ट ईयर्स कहाँ चले गए। क्या कोई पास्ट ईयर को फिजिकली फाइंड कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम विच वंस गॉन गॉन फॉर एवर। ये लाइन ह्यूमन हेल्पलेसनेस को शो करती है। फिर वो कहते हैं और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट। क्लेफ्ट का मतलब होता है स्प्लिट कर देना। फोकलोर में डेविल्स को क्लोवन फूट के साथ दिखाया जाता है ना, तो डन पूछते हैं कि डेविल का फूट जो है उसे स्प्लिट किसने किया। सो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता है, तो वो कहते हैं जाओ पता लगा कर आओ। फिर वो बात करते हैं टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग,
मरमेड्स जो कि मिथिकल क्रिएचर होती हैं, पीपल बिलीव करते हैं कि वो मैजिकल सॉन्ग सुनाती है, मैजिकल सॉन्ग गाती है, बट ह्यूमंस उन्हें सुन नहीं सकते क्योंकि वो तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो मिथिकल क्रिएचर्स हैं ना। तो पोइट कहते हैं कि टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। फिर वो बात करते हैं और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, यानी कि एनवी का मतलब होता है जेलेसी। जॉन डन बोलते हैं कि मुझे सिखाओ कंप्लीटली जेलेसी से कैसे बचा जाए, और ऑनेस्टली ये भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि जेलेसी तो ह्यूमन नेचर है, इंसानों का नेचर ही है जेलस होना। फिर वो कहते हैं एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, यानी वो मैजिकल विंड फाइंड करो जो ऑनेस्ट पीपल को लाइफ में सक्सेस दिलाती है। यहाँ जॉन डन थोड़े से सरकास्टिक हो जाते हैं, वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ ऑनेस्टी से सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है और नहीं मिलती है सिर्फ ऑनेस्टी से सक्सेस। सो अगले स्टेंजा में वो बात करते हैं कि इफ़ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स थिंग्स इनविजिबल टू सी राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स। यहाँ जॉन डन बोलते हैं कि इवन अगर तुम मिरेकल्स और स्ट्रेंज थिंग्स देखने वाले इंसान हो तब भी तुम लॉयल वुमेन नहीं फाइंड कर पाओगे। थिंग्स इनविजिबल टू सी, इनविजिबल चीज़ को कैसे देखा जा सकता है, वो तो इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि जाओ और इनविजिबल चीज़ को देखो, बट वो हम कर नहीं सकते ऑब्वियसली। फिर वो कहते हैं राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, यानी पूरी दुनिया ट्रैवल करो, तुम 10,000 डेज एंड नाइट्स तक पूरी जर्नी अपनी ट्रैवल करो, लाइफ टाइम में ट्रैवल करो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, ट्रैवल करते करते तुम्हारे जो हेयर्स हैं वो वाइट हो जाएं, तब तक तुम पूरी दुनिया में सर्च करो, पूरी दुनिया में ट्रैवल करो। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल्ट टेल मी, वो कहते हैं कि ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बी फेल दी, यानी कि रिटर्न आने के बाद तुम मुझे दुनिया के सारे स्ट्रेंज वंडर्स बताओगे, लेकिन एंड स्वेयर नो वेयर लीव्स अ विमेन ट्रू एंड फेयर, तुम फाइनली ये स्वेयर करोगे कि दुनिया में कोई विमेन साइमल्टेनियसली ब्यूटिफुल और फेथफुल नहीं है। फेयर का मतलब होता है यहाँ पे ब्यूटिफुल और ट्रू मतलब लॉयल। यहाँ जॉन डन का हमें साइनिसिज्म पीक पर पहुँचता हुआ दिखता है। फाइनल स्टेंजा में टोन और भी ज़्यादा, जो पॉइंट है उनकी टोन और भी ज़्यादा पर्सनल हो जाती है। वो कहते हैं कि इफ़ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट। डन बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसी विमेन मिल जाए ना तो तुम मुझे इमीडिएटली आकर बताना, उससे मिलना एक हॉली पिलग्रिमेज जैसा होगा मेरे लिए। यानी कि पिलग्रिमेज जो है वो यूजुअली सेक्रेड स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जो तीर्थ यात्रा होती है उसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं। यानी फेथफुल विमेन का मिलना ऑलमोस्ट डिवाइन मिरेकल की तरह है, एक चमत्कार की तरह है। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, तो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। और सडनली जॉन डन अपना दिमाग जो है वो चेंज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे मत बताना, मैं उससे मिलने नहीं आऊँगा, चाहे वो नेक्स्ट डोर ही क्यों ना रहती हो, क्योंकि स्पीकर जो ट्रस्ट है ना वो कम्प्लीटली टूट चुका है। तो वो कहते हैं दाउ शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर। इवन अगर वो विमेन तुम्हारे मिलने तक लॉयल थी तब तक भी लॉयल नहीं रहेगी जब तक तुम लेटर लिखोगे। यानी कि तुम्हारे मिलने तक तो वो जो वुमेन है वो लॉयल रहेगी, लेकिन जब तक तुम मुझे ये लेटर लिखोगे ना तब तक वो लॉयल नहीं रहेगी। येट शी विल बी फॉल्स एर आई कम टू 2 or 3। अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा सरकास्टिक जॉन डन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले ही वो 2 या 3 लोगों को ऑलरेडी धोखा दे चुकी होगी। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली सरकास्टिक और बिटर है। इस पोम में हमें कई सारी थीम्स देखने को मिलती हैं। पोइट यहाँ पर कई सारी इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल है, लेकिन एक विमेन ट्रू और फेयर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या क्या टास्क वो बताते हैं? फॉलिंग स्टार कैच करना, मैंड्रिक रूट को प्रेग्नेंट करना, पास्ट ईयर्स को फाइंड करना, डेविल के फूड को किसने स्प्लिट किया ये जानना, मरमेड्स की सिंगिंग सुनना, जेलिसी से कम्प्लीटली बचना, ऑनेस्ट माइंड को सक्सेस देने वाली विंड फाइंड करना, इनविजिबल थिंग्स देखना,
एंटायर वर्ल्ड ट्रेवल करके फेथफुल विमेन को सर्च करना। ये पोम हमें आज भी रिलेटेबल लगती है ना? क्यों? क्योंकि आज भी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, लोगों का हार्ट ब्रेक हो जाता है, लोग चीट कर देते हैं एक दूसरे पर, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है, लॉयल्टी की प्रॉब्लम्स तो भाई बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करी ही है। ऑफ कोर्स टुडे वी नो दैट लॉयल्टी किसी एक जेंडर से कनेक्टेड नहीं होती, बट इमोशनली ह्यूमन डिसअपॉइंटमेंट इन लव जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। ये सेम चीज़ मेंस पर भी अप्लाई होती है। So guys, this was a song Go and Catch a Falling Star written by John Donne. John Donne डायरेक्टली तो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट वो हमें एक इम्पॉसिबल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं हमारे लिए और उसके थ्रू ह्यूमन डिसअपॉइंटमेंट्स को शो करते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम जो है वो इंटरेस्टिंग लगी हो, और कमेंट में मुझे बताना अगर आपने कभी भी इश्यूज फेस किए हैं रिलेटेड टू लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस, एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट. And I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye and take care.